नमस्कार साथियों। आज हम एम एन राय की राष्ट्रवादी, साम्यवादी और नवमानववादी चिंतन के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। एम एन राय के संबंध में पूर्व व्याख्यान में हमने जाना कि किस तरह से उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी का जो डिवीज़न है वह 3 तरह के स्टेज पर हुआ है, जिसको हम नेशनलिस्ट स्टेज, कम्युनिस्ट स्टेज और न्यू ह्यूमनिस्ट स्टेज के नाम से जानते हैं। 1920 तक विशेष रूप से राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी चरण में उग्र राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में कार्यरत रहे। 1920 से 1929 के इस समय में वे एक उग्र साम्यवादी चिंतक के रूप में मॉस्को में रहे और फिर से 1930 से 6 सालों तक जेल में और 1936 के बाद अपनी मृत्यु तक आजीवन देहरादून 1954 तक वे एक नवमानववादी चिंतक के रूप में संघर्ष करते रहे। एम एन राय के राष्ट्रवादी चिंतन को, साम्यवादी चिंतन को और नवमानववादी चिंतन को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं उनके राष्ट्रवादी, साम्यवादी और नवमानववादी चिंतन के मुख्य केंद्र क्या रहे हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रवादी चिंतन के बारे में जानेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, अर्डेंट नेशनलिस्ट थॉट की हम बात कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट के रूप में जाना जाता है। उग्र राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र से अति प्रेम इसको कह सकते हैं, और राष्ट्र के प्रति जो डेडिकेशन है और राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना है, या राष्ट्र को जो सर्वोच्चता या प्राथमिकता दी जाती है, वह एक्सट्रीम नेशनलिस्ट के रूप में जाना जाता है। रॉय के उग्र राष्ट्रवादी चिंतन को 5 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है, राष्ट्रवाद की सीमाएं होती हैं। राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद का आधार होता है। नंबर 3, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्रवाद के लिए अपरिहार्य है और दलविहीन लोकतंत्र आधारित राष्ट्र का समर्थन किया गया है, और राष्ट्रवाद एक आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में होता है। तो 5 मुख्य बिंदु हैं जिन पर नेशनलिस्ट आइडियाज़ ऑफ एम एन राय को वी कैन डिफाइन। एम एन राय का ये मानना है, जो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे, परंतु नेशन की अपनी बाउंड्रीज होती हैं। इन बाउंड्रीज या बाउंड्रीज ऑफ नेशंस का जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट हैव इमर्ज आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पीस और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। इससे पहले राष्ट्र की सीमाएं या बाउंड्रीज कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे, या हम कह सकते हैं सॉवरेन स्टेट जिसको कहा जाता है, वो संप्रभु राज्य विकास के क्रम में आगे की ओर बढ़ने लगे। यहाँ राष्ट्रवाद जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट था अथवा जो कॉलोनियल का क्वेश्चन था, ये दोनों ही पर्सन, नेशनलिज्म और कॉलोनियल का क्वेश्चन, कम्युनिज्म इंटरनेशनल के सेकंड कॉन्फ्रेंस में जो जुलाई अगस्त 1920 में मॉस्को सोवियत संघ में आयोजित हुआ, उसमें एम एन राय के द्वारा रखे गए और दोनों ही प्रस्ताव पारित हुए। हर राष्ट्र की अपनी सीमाएं होती हैं, हर राष्ट्र का अपना एक समाज होता है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात को स्वीकार किया गया और उस राष्ट्र की पहचान को स्थापित करने की बात स्वीकार की गई। जिस तरह से सोवियत संघ राष्ट्र की अपनी सीमाएं हैं, चीन की अपनी सीमाएं, भारत की भी अपनी सीमाएं होंगी, जापान की भी अपनी सीमाएं होंगी, ये राष्ट्रवाद की सीमाओं का चिंतन था। नंबर 2, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के साथ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि वो जवाहरलाल नेहरू की तरह इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, और उनका ये मानना है कि केवल अकेला राष्ट्र ही सब कुछ नहीं कर सकता, अपितु नेशन टू नेशन इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करता है सहयोग करने के रूप में भी,
और कॉन्फ्लिक्ट करने के रूप में भी, स्ट्रगल करने के रूप में भी, मोटिवेशन के रूप में भी, रिवोल्यूशन के रूप में भी, और तमाम तरह के, जैसे हम पर्सन टू पर्सन और ह्यूमन टू ह्यूमन बात करते हैं, वैसे ही हमारे लिए दो व्यक्तियों की तरह दो राष्ट्र होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए राष्ट्रों के एग्जिस्टेंस को या को एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना ही इंटरनेशनलिज्म है। दूसरे राष्ट्रों के साथ सहयोग करना, समर्थन करना, ये अंतर्राष्ट्रवाद का आधार है। अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, परंतु अन्य राष्ट्रों से घृणा नहीं करनी चाहिए। इसे हम टॉलरेंस ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की सहिष्णुता के रूप में देख सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल सिनेरियो में हमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। नंबर 3, पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वह एक कंपलसरी कंपोनेंट माना है नेशनलिज्म के लिए। तो जो भारत में राष्ट्रवाद की लहर थी, उस राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या था, या जो नेशनलिज्म का स्पिरिट भारत में उदित हुई, वह राष्ट्रवाद की भावना बेसिकली पॉलिटिकल फ्रीडम चाहती थी। यदि हम इंडियन नेशनल फ्रीडम की बात करते हैं 1885, जिसका हम औपचारिक रूप से शुरुआत मान सकते हैं, फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1885, which was the first all India level political organization and social organization। तो वह पहला अखिल भारतीय स्तर का राष्ट्रीय संगठन था जिसके बैनर के नीचे भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। तो पॉलिटिकल फ्रीडम को नेशनलिज्म के लिए उसने अपरिहार्य तत्व माना है कि गुलाम देश की नेशनलिज्म की कोई भावना नहीं है, उसे राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी, तभी नेशनलिज्म के कंसेप्ट को या इस इमोशंस को हम विकसित कर सकते हैं। दलविहीन लोकतंत्र, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ जो पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी डिजाइन होता है, एम एन राय उसके समर्थक नहीं थे। उनका ये मानना था कि पार्टी पॉलिटिक्स करती है फॉर द पावर, जो शक्ति है, सत्ता है, उसके लिए पॉलिटिक्स करती है। दलगत राजनीति आम लोगों के लागत पर कुछ दलों के लिए, कुछ लोगों के लिए फायदा पहुंचाती है। इसलिए पार्टीलेस डेमोक्रेसी का उन्होंने समर्थन किया है। पार्टी होने से बहुत से लोग या अधिकांश लोग एक किसी विशेष आइडियोलॉजी के गुलाम हो जाते हैं, स्लेव हो जाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, वो उन दलों के या उस शॉर्ट टाइम और पीरियड की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के मानसिक गुलाम होते हैं। इसलिए उस विचारधारा से वो बाहर नहीं निकल सकते, वो स्वतंत्र नहीं होते, वो गुलाम है। और गुलामों का या स्लेवरी है, उसको एम एन राय कभी भी पसंद नहीं कर सकते हैं, नहीं करते थे। आर्थिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया है उन्होंने, न केवल पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक लेवल पर, अपितु इकोनॉमिक लेवल पर भी नेशनलिज्म को डिजाइन किया है। उनका ये मानना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है, कि आप आर्थिक रूप से भी किसी देश के गुलाम नहीं हो। ये उनके इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर कम्युनिज्म का रिफ्लेक्शन था, इफेक्ट था, इन्फ्लुएंस था, जो ये बताता है कि आर्थिक रूप से भी कोई गुलाम नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए जो दूसरों के जीवन को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना निर्धन नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप के जीवन को बेचना पड़े। लाइक इस समय जो भारत में व्यवस्था है, अनेक विकसित या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो सिस्टम है, वह एक बहुत बड़ा अंतराल है पुअर्टी को लेकर, रिचेस्ट को लेकर, अमीरी को लेकर, या कार्ल मार्क्स की अवधारणा में क्लास स्ट्रगल की टाइप में, जिसको प्रोलेटेरिएट क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के नाम से जाना जाता है। तो जो बुजुर्गा वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उसकी बात कही गई है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव इकोनॉमीज के माध्यम से जो ड्राफ्ट उन्होंने 1942 का पीपुल्स प्लान करके ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ड्राफ्ट था। और पॉलिटिकल के रूप में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया 1943 में जो डॉक्यूमेंट्री डिज़ाइन उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट्री डिज़ाइन की, वह पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर इंडिया, और दैट 1942 पीपुल्स प्लान दैट वाज द इकोनॉमिक प्लान ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिया। सेकेंड जो आइडिया है वो अर्डेंट
कम्युनिस्ट थॉट की बात कर रहे हैं कि उग्र साम्यवादी। परंतु जैसा मैंने कहा कि मैक्सिको में एम एन राय ने पहली बार सोशलिस्ट और कम्युनिज्म के जो आइडिया था उसके बारे में बेसिक बुक्स को रीडिंग की, और इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद एम एन राय का जो विचार था वह कम्युनिस्ट आइडिया में कन्वर्ट हो गया, वह साम्यवाद में परिवर्तित हो गया, मार्क्सवाद में परिवर्तित हो गया, समाजवाद में परिवर्तित हो गया। साम्यवाद, मार्क्सवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक समाजवाद, तमाम तरह के जो विकासवादी समाजवाद, दीज आर द टाइप्स और काइंड्स ऑफ सोशलिज्म। Marxism is also a part of socialism which known as scientific socialism और Marxian socialism। तो यहाँ एम एन राय का जो कम्युनिज्म का आइडिया था वो लेनिन के समानांतर और स्टालिन के समानांतर आगे बढ़ता है, परंतु कम्युनिज्म को लेकर एम एन राय के खुद के आइडिया थे जो मार्क्स से डिफर करते थे, लेनिन से डिफर करते थे कुछ मामलों में, और स्टालिन से डिफर करते थे, जिसके बाद उन्हें कॉमिंटर्न से बाहर कर दिया गया, जो कि पोलित ब्यूरो की और जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिसीजन मेकिंग पोस्ट होती है, डिसीजन मेकिंग के जो पद होते हैं वहाँ पर उस प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। तो आइए जानते हैं साम्यवादी चिंतन को। पहला है साम्यवाद देश की सीमाओं में सीमाओं से परे है। यहाँ जैसा कार्ल मार्क्स ने कॉल किया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए हैं हाथों की बेड़ियाँ और पाने के लिए है पूरा जहान। तो जो अपील किया गया लेबर क्लास से, वो दुनिया भर के लोगों से अपील की गई है कि वो सभी लोग एक हो जाएं। उन्हें ये समझाने की कोशिश भी की गई है कि अगर वो एक होते हैं, संगठित होते हैं शोषण करने वाले क्लास के प्रति, तो उनके पास लॉस्ट के लिए या खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो गरीब हैं, मजदूर हैं, बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है जो बेड़ियां शोषण की हैं। और दूसरा, अगर वो इस में विजय प्राप्त कर लेते हैं और बुजुर्गा क्लास समाप्त हो जाती है और सब लोग एक ही क्लास के हो जाते हैं जिन्हें हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं, तो वो एक समानतापूर्ण समाज होगा आर्थिक रूप से, विशेष रूप से इस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। हर देश में अपना एक कम्युनिज्म है। इसका मतलब है कि कंट्री टू कंट्री, नेशन स्टेट टू नेशन स्टेट, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेज, इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल पर्सपेक्टिव्स आर डिफरेंट। सभी जो हैं वो अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी देश में जो कम्युनिज्म है या जो कम्युनिस्ट अप्रोच है वो उस देश की सिचुएशंस के हिसाब से स्थापित होती है या उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये कहा जा सकता है। तो सीमाओं के दूर भी है और सीमाओं के अंदर भी है, क्योंकि मास्को में रहते हुए मास्को से बहुत से जो इंटरनेशनल या वेल नॉन इंटरनेशनल लेवल के जो कम्युनिस्ट थे उनको भारत भेजा गया, लिटरेचर भारत भेजा गया। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का गठन किया गया 1925 में। तो एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया गया। तो कंट्री टू कंट्री हमें इंटरनेशनल रूप में, लेकिन उस देश की सीमाओं के भीतर उसको अलग स्वरूप में डिजाइन करना पड़ेगा। साम्यवाद के भीतर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये एक थोड़ा सा विचित्र और जटिल समन्वय है कि एम एन राय मार्क्सवादी भी थे, साम्यवादी भी थे और लोकतंत्रवादी भी थे। एम एन राय they were not doing support to classical democracy or parliamentary democracy, and also they are not doing support to the communist, Marxist and communist ideology or organization. We know democratic centralism is the core concept of Marxian society or Marxian or Leninist political organization, as well as we know indirect democracy or party based democracy or party based democratic system is the core value of political democracy or parliamentary democracy. But Rai was not support both, दोनों के वो समर्थक नहीं थे। सो उन्होंने डेमोक्रेटिक जो वर्ड है, वो जो डिसेंट्रलिज्म था उसकी जगह डिसेंट्रलिज्म का कंसेप्ट डिजाइन किया, और जो कम्युनिज्म के माध्यम से पावर जो बॉटम टू टॉप की तरफ है, तो पिरामिड के स्थान पर उसने एक वर्टिकल डायग्राम को डिजाइन किया और ये बताया कि जो लोकल लेवल की पीपुल्स कमिटीज होती हैं सबसे पहले पावर उनके पास होगा,
और फिर पावर नीचे से ऊपर की ओर रिमेनिंग जो पावर होगा वो हाई लेवल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर किया जाएगा और उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में या उस डेमोक्रेसी में रिकॉल करने का प्रोविजन किया गया। उसमें जो लेजिस्लेचर डिजाइन किए जाएंगे, विधान बनाए जाएंगे, वो विधान भी पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से बनाए जाएंगे। जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज होंगे उन इश्यूज पर जो प्लेबिसाइट है की तरह रेफरेंडम है उसके माध्यम से ये कार्य किया जाएगा और जनता जो है उस डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और पावर एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होगी अपितु डिसेंट्रलाइज होगी। परंतु जो रिकॉल करने की व्यवस्था है या पावर बॉटम टू टॉप ट्रांसफर करने की व्यवस्था है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुसार नहीं है और वो डिसेंट्रलाइजेशन का हिस्सा तो है परंतु उसकी तरह डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं है। तो एम.एन. राय वाज द सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विद इन द कम्युनिज्म। जो कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है उसका जो बेस है उस बेस को उन्होंने कम्युनिज्म से लिया है और पावर को उसने डेमोक्रेसी से लिया है। लेकिन डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म दोनों के जो डीमेरिट्स हैं उनको हटाकर मेरिट्स का उसने कॉम्बिनेशन किया है। तीसरा उनका आइडिया है क्लास स्ट्रगल इज नॉट एग्जिस्ट। जो वर्ग संघर्ष है वो अस्तित्व में नहीं है। कार्ल मार्क्स से डिफर व्यू करके वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार आदिम समय में 6 अवस्थाएं होती हैं मानवीय विकास की। उनमें पहली अवस्था को छोड़कर आगे की 4 अवस्था में संघर्ष रहता है और छठी अवस्था में 5वीं अवस्था में सर्वहारा का नेतृत्व होता है जो कि एक ट्रांजिशन फेज होता है। एंड देन 6th जो स्टेज होती है उसमें केवल एक प्रोलेटेरिएट क्लास ही होता है, सर्वहारा वर्ग ही होती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। राज्य अपनी यूटिलिटी खो देता है इसलिए राज्य भी विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है और रिलीजन भी नहीं रहता है। परंतु एम.एन. राय कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमेशा क्लास स्ट्रगल ही होता है और 2 ही क्लास होती हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग ही होता है। एम.एन. राय कहते हैं कि तीसरा वर्ग भी होता है, वो अलग सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है। तो भारत में वो कह रहा है कि तीसरा वर्ग एक मीडिएटर वर्ग है और इसका उद्देश्य या मध्यम जो वर्ग है वो मीडिएटर क्लास है, वो को एग्जिस्टेंस ऑफ द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास। जो उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है उनके बीच सह अस्तित्व का कार्य करता है। तो 2 ही वर्ग नहीं 3 वर्ग होते हैं और तीसरा वर्ग जो मध्यम वर्ग है वह इनके अस्तित्व को बरकरार रखता है। तो स्ट्रगल ही नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस पाया जाता है। चौथा है कि कम्युनल बेस्ड जो ड्राफ्ट है, कम्युनल बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात उन्होंने कही है कि जो समाज होगा वह एक कोऑपरेटिव समाज होगा, सहकारिता समाज होगा। अगर एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ कोऑपरेटिज्म की बात करें तो वह सहकारितावाद का आधार है 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो ऐसे समाज में जो तमाम तरह के जो भेदभाव जिनको हम कहते हैं जाति, धर्म, महिला या पुरुष, रंग रूप, नस्ल, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अपितु वो पर्सन टू पर्सन, इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसा समाज जिसमें मैक्सिमम इंडिविजुअल लिबर्टी होगी विद इन द सोसाइटी। कहा जा सकता है कि वो अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी लेकिन समाज के भीतर होगी और इस समाज में किसी प्रकार की भेदभाव भी, किसी प्रकार का भेदभाव, असमानता, अन्याय और दुश्मनी या अरी जैसा आधार है वो नहीं होगा। वो एक कम्युनल यानी समुदाय के रूप में कार्य करेंगे, कम्युनिटेरियन जो आइडियोलॉजी उसके बेसिस पर वो कार्य करेंगे। 5वां साम्यवाद का आर्थिक आधार सहकारी अर्थ प्रणाली है जो विलेज लेवल पर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिजाइन किया जाएगा, विलेज टू विलेज उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। वो रॉ मटेरियल के माध्यम से प्रोडक्शन करेंगे और उस प्रोडक्शन के माध्यम से उनकी इनकम जनरेट होगी जिसमें व्यक्ति कंपटीशन कर सकता है, जिसमें फेयरनेस होगी। परंतु यहाँ स्टेट का मिनिमम इंटरफेयर होगा, यानी ये कह सकते हैं हम कि लेसेस फेयर की जैसी बात कही है, उदारवाद जैसी बात कही है। और इसमें ये भी कहा जा सकता है कि राज्य का काम केवल निगरानी करना है, राज्य का काम यहाँ हस्तक्षेप करना नहीं है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है और जो कोऑपरेटिव इकोनॉमी है उसको डिज़ाइन किया जाएगा और जो व्यक्तियों की बेसिक नीड्स हैं जिनको हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में डिफाइन करते हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये इकोनॉमी कार्य करेगी जो कोऑपरेटिव इकोनॉमी के नाम से जानी जाएगी और इसमें व्यक्ति प्रधान होगा। ये एम.एन. राय का
कम्युनिज्म का आइडिया है, जो कि थोड़ा सा भिन्न है लेनिनिस्ट अप्रोच से और मार्क्सवादी अप्रोच से। तीसरा उनका आइडिया था न्यू ह्यूमनिज्म और रेडिकल ह्यूमनिज्म, जो उन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म में मैनिफेस्टो नाम से बुक भी लिखी है। 1948 में जब रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को डिक्लाइन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसके बाद एक नए आइडिया की ओर वो बढ़े और उन्होंने जो पेट्रा की मानववाद की अवधारणा थी, जहाँ संपूर्ण व्यवस्था है या प्रणालियाँ हैं, उनका जो सेंटर एजेंट या पॉइंट होता है वह ह्यूमन होता है। यहाँ एम एन राय ने कहा कि मैंने इसमें नव जोड़ दिया है। व्हाट द मीनिंग ऑफ न्यू और न्यू ह्यूमनिज्म? न्यू का मतलब उसने कहा कि मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो नॉलेज है, ज्ञान है, और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का सोशल एक्सपीरियंस मैंने अचीव किया है, उसको मैंने जोड़ दिया मानववाद में। इसलिए माई ह्यूमनिज्म यू कैन कॉल न्यू ह्यूमनिज्म, और माई ह्यूमनिज्म इज माई ओरिजिनल वर्क, सो यू कैन कॉल्ड इट रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एम एन राय ने रेडिकल ह्यूमनिज्म के 9 बेसिक कंपोनेंट्स बताए हैं, जिन पर मौलिक मानवतावाद खड़ा है। हालांकि इसको 22 थीसिस ऑफ रॉयज रेडिकल ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। उनको आप इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर में देखते हैं तो 9 तरह के एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला, जिसको हम इंटीग्रल साइंटिफिक व्यूज कहते हैं, समग्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। इस समग्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम ये कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग इज द सेंटर एजेंट ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म। जो नवमानववाद है उसका केंद्रीय अभिकर्ता चेतनशील प्राणी होता है। वह व्यक्ति नहीं, यहाँ मानव की बात नहीं, ह्यूमन बीइंग की बात कही गई है। वह व्यक्ति जो प्रत्येक गतिविधि में, क्रिया में, जो उसके द्वारा संपादित की जाती है, चाहे वो चिंतन हो, चाहे वो विचार अभिव्यक्ति हो, चाहे वो धार्मिक क्रिया हो, सामाजिक क्रिया हो, आर्थिक क्रिया हो, राजनीतिक क्रिया हो, सांस्कृतिक क्रिया हो, तकनीकी क्रिया हो, शैक्षणिक क्रिया हो, कैसी भी एक्शन जो करता है, जिसको हम कह सकते हैं एज ए मैन ऑफ एक्शन, व्यक्ति कार्य करता है, जैसा सोशल और पॉलिटिकल क्रिएचर का कहा गया है। तो आप सभी विद्यार्थी हैं, हम टीचर हैं, सभी कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। हम जो एक्टिविटी करते हैं, क्या हम स्लेव के रूप में एक्टिविटी करते हैं, क्या हम किसी के कहने से कर रहे हैं, किसी विचारधारा से प्रभावित होकर कर रहे हैं, किसी सुप्रीम पावर से, या कोई फॉल्स कंसाइंस है, मिथ्या चेतना है, उससे प्रभावित होकर, किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है ऐसा होकर अधिकांश लोग ऐसा कर रहे हैं उसको मानकर, या परिवार में ऐसा चलता है उसको मानकर अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मीन्स आपकी एक्शन में आपका लॉजिक होगा, आपकी रैशनलिटी होगी, और आप उसके केंद्र बिंदु हैं। जो कार्य आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता वह दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और जो आपके लिए बुरा है वह दूसरे लोगों के लिए भी बुरा होगा, ये भी कहा जा सकता है। तो व्यक्ति अपनी प्रज्ञा से, अपनी चेतना से, अपनी विजडम से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कार्य करता है। इसको हम ह्यूमन बीइंग अथवा समग्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। 3 मुख्य आधार तत्व बताए हैं, जिनको हम फ्रीडम कह सकते हैं, तार्किकता कह सकते हैं, और नैतिकता कह सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? फ्रीडम इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ लिबर्टी। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो एम एन राय कह रहे हैं कि हम केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात ही नहीं करें, एवरी एंड ईच मैन विल बी फ्री मैन। स्वतंत्र आदमी होना चाहिए। स्वतंत्रता किस बात की? अपने विवेक को उपयोग में लेने की, अपने जो तार्किकता है, तर्क शक्ति है, तर्क संगतता है, उसको उपयोग में लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हो वह व्यवहार करने की स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। जो आप लिखते हो, पढ़ते हो, बोलते हो, सोचते हो, क्रिटिसिज्म करते हो, इसकी स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। किसी एक्टिविटी में शामिल होना, नहीं होना, इसकी स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। किसी का सपोर्ट करना, नहीं करना, इसकी स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ लिबर्टी की जगह फ्रीडम का यूज किया गया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज की बात कही गई है, जो स्वच्छंदता नहीं है, परंतु फ्रीडम की जो अभिव्यक्ति है वह स्लेवरी के अपोजिट है। यानी कि वी कैन नॉट स्लेव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, टेक्निकल, पीयर ग्रुप्स, तमाम तरह की जो हमारी तार्किकता अनुमति नहीं देती है तो हम नहीं कह सकते हैं, और अगर हम देते हैं हम हाँ कह सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता। रैशनलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलिटी?
तार्किकता का मतलब है कि कोई भी जो हम कार्य करते हैं उस कार्य के करने के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। हर कार्य का लॉजिक होगा। अगर बिना तर्क के कोई कारण किया जाता है तो अतार्किक है। कोई ना कोई उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुतर्क नहीं होना चाहिए, उसके लिए अच्छा तर्क होना चाहिए। तर्क और कुतर्क का ये अंतराल जो अपने लिए अन्य लोगों के लिए भले के लिए होता है वो लॉजिक होता है, और जो केवल अपने लिए हो दूसरे लोगों के लिए नहीं हो वह लॉजिक नहीं होता है। क्योंकि लॉजिक में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसमें वेलफेयर के और कॉमन इंटरेस्ट कॉमन गुड की भावना होनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए। देन मोरलिटी, नैतिकता। नैतिकता का मतलब है कि हम दो व्यक्तियों के बीच जो व्यवहार होता है, दो राष्ट्रों के बीच जो व्यवहार होता है, उसमें जिन बेसिक वैल्यूज को फॉलो किया जाता है उसे हम मोरलिटी कहते हैं। बातचीत करने का तरीका, अभिवादन करने का तरीका या अभिवादन किया जाना, सम्मान देना, सम्मान लेना, या होप्स जिसको कहता है कि हमें दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे जैसे व्यवहार की हम उम्मीद दूसरों से अपने प्रति करते हैं। वफादारी जिसको आप कह सकते हो कि वह दोनों के ऊपर, दोनों पक्षों के ऊपर लागू होता है। वह एक मोरलिटी का आधार है, नैतिकता का आधार। इसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं, अपितु वो व्यक्ति की कंसाइंस पर डिपेंड करता है, चेतना पर निर्भर करता है। उसकी जो स्वतंत्रता है, तार्किकता है, वही नैतिकता को स्थापित करती है। मोरल वैल्यूज होना चाहिए। मान लीजिए साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज आप डेस्ट्रॉय द ह्यूमन सिविलाइजेशन करते हैं या मिस यूज करते हैं, आपको पता है, हमें पता है, वह अनैतिकता है। जिनको हम अनैतिक करते हुए अनएथिकल फंक्शंस कहते हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए, वो ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है। यूनिवर्सलिटी, कम्युनिज्म की तरह इसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। वो एम एन राय कह रहे हैं कि मानव पूरी दुनिया की मानव की बात है। ऐसा नहीं कि भारत का मानव, पाकिस्तान का मानव, नेपाल का मानव, पूरी दुनिया में ह्यूमन एंटिटी की बात कही गई है। तो न्यू ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है सब पर लागू होता है, वो मानवीय समाज पर लागू होता है। जैसे हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जो 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो डिजाइन किया गया है, जो काउंसिल को डिजाइन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, और प्रति वर्ष 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो वो दुनिया भर के मानव के लिए है। ऐसा नहीं कि वो मोनार्की के देश के लोग हैं, वो पैलेस्टाइन के लोग हैं, तिब्बत के लोग हैं, क्रीमिया के लोग हैं, तमाम तक चाइना के लोग हैं। ये यूनिवर्सलिटी पर है, यूनिवर्स है, यूनिवर्सलिटी पर है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन। एम एन राय कहते हैं कि मानववाद केवल तार्किकता का ही आधार नहीं है, अपितु आर्थिक आयाम का भी आधार है। मानववाद का आर्थिक आयाम यह है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र, समृद्ध और मजबूत होना चाहिए। उसके पास, क्योंकि जैसे एम एन राय ने कहा है कि नया इसलिए है क्योंकि मैंने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का नॉलेज है, वो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का सोशल एक्सपीरियंस है, पैसा जिसको हम कह सकते हैं, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो मनी है, जो मॉडर्न एरा है, उसको मनी एरा कह सकते हो, आप पैसे का युग कह सकते हो, जो पावर के रूप में काम आता है, पॉलिटिक्स के रूप में काम आता है, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम आता है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी इकोनॉमिक लिवलीहुड होनी चाहिए, आर्थिक आजीविका होनी चाहिए, जिससे वह अपनी बेसिक नीड्स को बिना किसी व्यवधान के फुलफिल कर सके। वह न्यू ह्यूमनिज्म का इकोनॉमिक डायमेंशन है कि प्रत्येक मानव के पास अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूर्ण करने के पर्याप्त संसाधन वहनीय लागत पर उपलब्ध हो, वो ह्यूमनिज्म है। सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन की बात कही गई है कि एक ह्यूमन जो एक सोसाइटी का पार्ट है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा मानव के साथ, परंतु उसकी जो आइडेंटिटी है, जो माइनॉरिटी है, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसका रिलीजन है, जो 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 उसकी रहन सहन की कल्चर है, लाइफ स्टाइल है, फूड हैबिट है, क्लॉथ्स हैं, ये सब चीज़ें, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, उनको बरकरार रखा जाएगा, परंतु उनके कारण से डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जिसको आप कह सकते हैं कि मल्टी कल्चरलिज्म का यहाँ सपोर्ट किया गया, बहुसंस्कृतिवाद का, प्लुरलिज्म का, बहुलवाद का यहाँ समर्थन किया गया है।
नेक्स्ट है पॉलिटिकल डायमेंशन, राजनीतिक आयाम, जो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कह रहा है, जो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कह रहा है। जो पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब है कि उन लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतंत्र या ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी, संगठित लोकतंत्र लोगों के लिए होना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया। वलियोन ने कहा, उसके बाद हेरोडोटस ने कहा, उसके बाद अब्राहम लिंकन ने 1867 में गेटिसबर्ग रेजोल्यूशन में कहा, डेमोक्रेसी मीन्स टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। इट इज़ नॉट द पीपुल ऑफ, नॉट द मेजोरिटी people. It is not forms of government which operate by the majority. अगर माइनॉरिटी भी है तो उस माइनॉरिटी के आइडियाज और यूज भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि मेजोरिटी का करता है। वह मेजोरिटी केवल गवर्नमेंट डिज़ाइन करने के लिए है, शासन करने के लिए मेजोरिटी नहीं है। रूल्स के लिए आपको संबंधित पक्ष से बातचीत करनी होगी, संबंधित पक्ष से रेफरेंडम लेना होगा, प्लेबिसाइड करना होगा, उसके बाद ही आप विधायन या कानून या लेजिस्लेचर बना सकते हो। और जो पावर है पॉलिटिकल डायमेंशन में वो ह्यूमन के पास होगी। जो हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाले कम्युनिज्म की बात कही है, यहाँ पर वही पॉलिटिकल डायमेंशन है कि जो लोकल लेवल की पीपुल्स कमिटीज़ होंगी उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, और वो ह्यूमन ही है, और ह्यूमन के द्वारा ही अन्य हाई लेवल की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का इलेक्शन किया जाएगा, और वो नीचे के इंस्टीट्यूशन के प्रति जिम्मेदार होंगी, तथा स्थानीय लेवल की जो स्थायी जन समितियाँ रिमेनिंग पावर को ट्रांसफर करेंगी। और लास्ट है विवेकशीलतापूर्ण जन शिक्षा, जिसको हम कह सकते हैं थिंकिंग ऑफ मास एजुकेशन। शिक्षा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो सब लोगों के लिए है। एम एन राय कहते हैं कि इस न्यू ह्यूमनिज्म को पूरी दुनिया में साकार करने का, इस सपने को व्यवहार में लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई तत्व है तो वह है शिक्षा। क्योंकि जहाँ व्यक्ति प्रधान विचारधारा है, राजनीतिक दल प्रधान विचारधारा है, धर्म आधारित है, और किसी प्रकार की जो आइडियोलॉजी उसके आधार पर विचारधारा है, तो वह शॉर्ट टाइम और पीरियड के लिए व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है और वह उसकी बुराइयों को कभी नहीं समझ सकता। लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसकी स्पीड वाज वेरी स्लो, उसकी जो गति है वो बहुत धीमी होगी, परंतु यह शिक्षा जो आपको क्रिटिक्स करने का, जो आपको रैशनल एजुकेशन का, जो आपको तर्क संगतता करने का, सोचने का, विचार करने का अवसर देती है, ऐसी शिक्षा। जनरल एजुकेशन की बात नहीं है यहाँ पर, रोजगार वाली शिक्षा की बात नहीं, नौकरी देने वाली शिक्षा की बात नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, अपितु ये उस शिक्षा की बात कर रहा है जो शिक्षा आपको सोचने समझने का अवसर देती है और आपके चिंतन की परिधि को, सोचने की परिधि को बढ़ाती है, आपका सोचने का दायरा बढ़ाती है, स्पान ऑफ थिंकिंग लेवल को बढ़ाती है। उसे विवेकशील पूर्ण शिक्षा कहा है, जिसके माध्यम से वो समझ सकेंगे कि क्या सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, अच्छा है, बुरा है, जनहित में है, अल्पहित में है, माइनॉरिटी के लिए है, मेजॉरिटी के लिए है, कुछ लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए है, या मानव के कल्याण के लिए है, सब मानव के कल्याण के लिए है। वह शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए, फ्री कॉस्ट पर वह शिक्षा पहुंचे और उस शिक्षा पूरी दुनिया के मानव तक पहुंचे। तभी उस शिक्षा के माध्यम से इनके ऊपर जो शोषण की सैकल्स हैं, बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों के लिए और उसकी जो मानसिक गुलामी है, उन मानसिक गुलामी से मुक्तिदाता का कार्य कर सकती है जन शिक्षा। ये था एम एन राय का राष्ट्रवादी चिंतन, उग्र साम्यवादी चिंतन और नव मानववादी चिंतन, जिसको एम एन राय की अलग अलग कृतियों से पढ़कर मैंने अपने शब्दों में आपके सामने रखा है। अगर आपको समझने में या किसी प्रकार के डाउट हो, शंका हो, तो आप यूट्यूब के माध्यम से सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी का धन्यवाद।